नमस्कार बच्चों, आपका 12वीं कॉमर्स के विषय व्यवसाय अध्ययन भाग 1 की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन के प्रथम अध्याय प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रारंभ करने जा रहे हैं। बच्चों, इस अध्याय के अधिगम के उद्देश्य इस प्रकार हैं। इस अध्याय के अध्ययन के उपरांत आप प्रबंध की प्रकृति एवं संगठन में इसके महत्व को समझ सकेंगे। प्रबंध की प्रकृति को कला, विज्ञान एवं पेशे के रूप में समझ सकेंगे। प्रबंध के विभिन्न कार्यों को विस्तारपूर्वक जान सकेंगे और प्रबंध के समान ही प्रचलित शब्द, समन्वय, इसके अर्थ, प्रकृति एवं महत्व को भी समझ सकेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस अध्याय के भाग 1 को। और सर्वप्रथम प्रबंध की अवधारणा अर्थात प्रबंध के अर्थ एवं इसकी परिभाषाओं को समझते हैं। प्रबंध की विभिन्न परिभाषाओं को प्रबंध की दो अवधारणाओं अर्थात पारंपरिक अवधारणा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट तथा आधुनिक अवधारणा मॉडर्न कॉन्सेप्ट के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। प्रबंध की पारंपरिक अवधारणा में मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार प्रबंध लोगों से काम करवाने की कला है। दूसरी ओर प्रबंध की आधुनिक अवधारणा में हैरोल्ड कुनट्स और हिंजब्रिक के अनुसार प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। बच्चों, इन दोनों परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि परंपरागत विचारधारा प्रबंध के अर्थ के रूप में केवल लोगों से काम करवाने की कला का ही वर्णन करती है, जबकि प्रबंध की आधुनिक विचारधारा प्रबंध को मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के इस्तेमाल की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में मानती है जिसमें संसाधनों का कार्यकुशलता से प्रयोग करके संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। यह संस्था के प्रभावी उपयोगों पर बल देती है। बच्चों, हमने यहाँ संसाधनों के प्रभावी और कुशलतापूर्ण प्रयोग की बात की। आइए एक नज़र में इसे भी समझते हैं। संसाधनों के प्रभावपूर्ण प्रयोग का अर्थ किसी कार्य को समय से पूरा करने से है। प्रभावपूर्णता का अर्थ अंतिम परिणाम से संबंधित होता है, अर्थात समय पर लक्षित उत्पादन को उत्पादित करना ही प्रभावपूर्ण ढंग से उत्पादन करना कहलाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर व्यवसाय का उद्देश्य 1 माह में 100 गाड़ियों का उत्पादन करना है, तो 1 माह में 100 गाड़ियों का उत्पादन समय पर कर लेना प्रभावपूर्ण ढंग से उत्पादन करना कहलाएगा। दूसरी ओर कुशलतापूर्ण उत्पादन से अभिप्राय कम लागत के साथ कार्य को सही ढंग से पूरा करने से है। यह लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित है, जिसमें कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्ति की जाती है। यह लक्षित उत्पादन को इसकी न्यूनतम लागत तक उत्पादन करने की प्रक्रिया है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रबंध संगठन के सामूहिक उद्देश्यों को प्रभावी और कुशलतापूर्ण ढंग से प्राप्त करने की प्रक्रिया है। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताओं में पहली विशेषता है प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। किसी संस्था में प्रबंध का उद्देश्य संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। उदाहरण के रूप में विक्रय में वृद्धि करना, ग्राहकों की संतुष्टि करना, व्यवसाय की ख्याति में वृद्धि करना इत्यादि। यदि किसी संस्था के कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य ही ना हो तो वहाँ प्रबंध की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। अतः प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसे संस्था के लक्ष्यों या उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। दूसरी विशेषता, प्रबंध सर्वव्यापी है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। बच्चों, प्रबंध के सिद्धांत और तकनीकें सभी संस्थानों संगठनों में एक समान रूप से लागू होती हैं। एक अस्पताल, एक विद्यालय या एक ऑफिस में प्रबंध की आवश्यकता एक समान रूप से पाई जाती है। यहाँ तक कि 2 अलग अलग देशों में संस्कृति, रीति रिवाज और इतिहास की भिन्नता के कारण बेशक उनके काम करने के तरीके में अंतर हो सकता है, परंतु प्रबंध की आवश्यकता को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता। यहाँ तक कि प्रबंध हमारे दैनिक जीवन में भी हर कदम पर हमारे हर कार्य में विद्यमान रहता है। अतः प्रबंध सर्वव्यापी है। तीसरी विशेषता, प्रबंध बहुआयामी है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। प्यारे बच्चों, प्रबंध से अभिप्राय केवल एक क्रिया से ही नहीं है, बल्कि इसमें आगे कई और क्रियाएं भी शामिल की जाती हैं, जिनमें मुख्य 3 क्रियाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, कार्य का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। प्रत्येक संगठन का निर्माण किसी कार्य के लिए किया जाता है।
तथा प्रबंधकीय क्रियाओं का उद्देश्य उन सभी कार्यों या लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। उदाहरण के रूप में एक अस्पताल का मुख्य कार्य उसमें आने वाले मरीजों का इलाज करना होता है और स्कूल का मुख्य कार्य बच्चों को शिक्षा प्रदान करना होता है। किसी भी संगठन में प्रबंध यह सुनिश्चित करता है कि कार्य कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया जाए। नंबर 2, व्यक्तियों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। व्यक्तियों से अभिप्राय मानवीय संसाधनों से है और मानवीय संसाधन एक संगठन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होते हैं। एक संगठन केवल कुशल कर्मचारियों के साथ ही अपने प्रतियोगी पर विजय प्राप्त कर सकता है तथा व्यक्तियों के संबंध में एक संगठन को कर्मचारियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल करना और व्यक्तियों के समूह की देखभाल करना दो मुख्य कार्य करने होते हैं। अतः प्रबंध में व्यक्तियों का प्रबंध अर्थात मानव संसाधन का प्रबंध भी शामिल किया जाता है। नंबर 3, परिचालन का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। कोई भी संगठन हो, उसका अस्तित्व किसी न किसी मूल उत्पाद या सेवा को प्रदान करने पर टिका होता है। इसके लिए एक जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो कि आगत माल अर्थात इनपुट को उपभोग के लिए आवश्यक निर्गत यानी आउटपुट में बदलने के लिए आगत माल एवं तकनीक के प्रवाह को व्यवस्थित करना होता है तथा यह सब कुछ केवल प्रबंध के द्वारा ही संभव हो सकता है। अतएव यह कार्य के प्रबंध और व्यक्तियों के प्रबंध के द्वारा परिचालन प्रबंध की क्रिया को भी संपन्न करता है। नंबर 4, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली तथा कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध के सभी कार्य निरंतर निष्पादित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, ये सभी कार्य निरंतर चलते रहते हैं। ये कार्य सभी प्रबंधकों के द्वारा लगातार समय समय पर निष्पादित किए जाते रहते हैं। इस प्रकार प्रबंध संगठन में चल रहे कार्यों की श्रृंखला का निरंतर निष्पादन करता रहता है। नंबर 5, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। प्यारे बच्चों, व्यावसायिक संगठन विभिन्न आवश्यकता वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का एक समूह होता है तथा समूह का प्रत्येक व्यक्ति संगठन में किसी न किसी अलग उद्देश्य को लेकर सम्मिलित होता है, लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में वह संगठन के समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक टीम के रूप में संस्था में निरंतर कार्य करता रहता है। अतः प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, यह केवल किसी एक के द्वारा प्रतिपादित होने वाली क्रिया नहीं है। नंबर 6, प्रबंध एक गतिशील कार्य है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। प्रतियोगिता का सामना करने के लिए एक व्यवसाय में प्रबंध को आंतरिक और बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बहुत सारे परिवर्तन करने होते हैं। मुख्य रूप से बाहरी वातावरण जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और राजनीतिक वातावरण का प्रबंध पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन होता है, प्रबंध भी उनके अनुसार बदलाव लेकर आता रहता है। अतः प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया भी है। नंबर 7, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। बच्चों, यदि प्रबंध को एक अमूर्त या अदृश्य शक्ति कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रबंध दिखाई नहीं पड़ता, परंतु इसकी उपस्थिति से व्यावसायिक संगठन के सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। यदि एक संगठन में सुव्यवस्था है, कर्मचारियों को संस्था के उद्देश्यों व नीतियों का पूर्ण ज्ञान है, कर्मचारी अपना कार्य पूर्ण उत्साह से कर रहे हैं तथा उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो यह प्रबंध का उचित प्रकार से पालन करने के कारण ही संभव हो पाता है, जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव ही किया जा सकता है। अतः प्रबंध एक अदृश्य या अमूर्त शक्ति है। प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और प्रबंध के उद्देश्यों का अध्ययन करते हैं। प्रबंध के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं। पहला, संगठनात्मक उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा, व्यक्तिगत उद्देश्य, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, संगठनात्मक उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों, प्रबंध को अपने अंशधारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों, सरकार व अन्य सभी पक्षों जिनका व्यवसाय में हित होता है, उन्हें ध्यान में रखते हुए संस्था के उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं तथा किसी भी संस्था का मुख्य उद्देश्य
अपने मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम अनुकूलतम उपयोग करना होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य इस प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, अस्तित्व को बनाए रखना, सर्वाइवल। किसी भी व्यवसाय का सर्वप्रथम उद्देश्य अपने अस्तित्व को बनाए रखना होता है। प्रबंध को चाहिए कि वह व्यवसाय का अस्तित्व बनाए रखने के लिए इतना लाभ अवश्य अर्जित करें जिससे विभिन्न लागतों को पूरा किया जा सके। नंबर 2, लाभ कमाना, अर्निंग प्रॉफिट्स। व्यवसाय का केवल जीवित रहना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि प्रबंध को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि संस्था पर्याप्त लाभ कमाए ताकि न केवल लागतों को पूरा कर सके, अपितु व्यवसाय में होने वाले निरंतर जोखिमों का भी सामना किया जा सके। लाभ व्यवसाय को जोखिम सहन करने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है, अतः लाभ के बिना एक व्यवसाय के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नंबर 3, विकास, ग्रोथ। दीर्घकाल में व्यावसायिक गतिविधियों में विकास की संभावनाओं का होना व्यवसाय के लिए अति आवश्यक होता है। एक व्यवसाय के लिए बढ़ना बहुत ही महत्व रखता है तथा व्यवसाय के विकास को विक्रय की मात्रा, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, निवेश की मात्रा या उत्पादन स्तर में सुधार आदि के रूप में मापा जा सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार एक संस्था के संगठनात्मक उद्देश्यों में अस्तित्व को बनाए रखना, लाभ कमाना व विकास की संभावनाओं को तलाशना होता है। प्रबंध का दूसरा उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। प्यारे बच्चों, प्रबंध क्योंकि समाज का ही एक अंग है, इसलिए इसके कुछ सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण आदि से संबंधित हो सकते हैं। सामाजिक उद्देश्यों में हम शामिल कर सकते हैं उचित कीमत पर अच्छी किस्म की वस्तुओं की आपूर्ति करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, सामुदायिक परियोजनाओं में वित्तीय सहायता प्रदान करना, पर्यावरण संरक्षण करना, अपने कर्मचारियों के लिए विद्यालय, शिशु गृह जैसी सुविधाएं प्रदान करना। प्रबंध का तीसरा उद्देश्य है व्यक्तिगत उद्देश्य, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एक संस्था में प्रबंध के व्यक्तिगत उद्देश्य का संबंध सीधे तौर पर अपने कर्मचारियों से होता है। किसी भी संस्था के लिए मानवीय संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माने जाते हैं और संतुष्ट और प्रेरित कर्मचारी ही संगठन के लिए अपना अधिकतम योगदान देते हैं। अतः प्रबंध के मुख्य व्यक्तिगत उद्देश्यों में शामिल होता है कर्मचारियों को अच्छा वेतन एवं अन्य लाभ देना, कार्य करने की अच्छी और स्वास्थ्यपूर्ण दशाएं प्रदान करना, कर्मचारियों के सराहनीय कार्य को सम्मानित करना, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि के उचित अवसर प्रदान करना। किसी संगठन में श्रमिकों के व्यक्तिगत उद्देश्यों की उपेक्षा करने से उनके कार्य में रुचि कम हो सकती है, अतः प्रबंध को चाहिए कि वह संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत उद्देश्यों का भी समान रूप से ध्यान रखें। प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है प्रबंध का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब तक हम समझ चुके हैं कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है जो कि किसी भी संगठन का एक अभिन्न अंग है। अब हम उन कारणों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण प्रबंध इतना महत्वपूर्ण हो गया है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। व्यवसाय में प्रबंध का एकमात्र उद्देश्य संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना ही नहीं होता, बल्कि इसे व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ एकीकृत करने का प्रयास भी करता है। इस प्रकार प्रबंध सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। नंबर 2, प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। एक व्यवसाय में प्रबंधक संसाधनों के न्यूनतम अपव्यय के साथ साथ लागतों को कम करने और उत्पादकता में सुधार करने का प्रयत्न भी करता है। प्रबंध नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण द्वारा काम में प्रभावपूर्णता और कुशलता पर बल देता है। अतः प्रबंध एक व्यवसाय की कार्यकुशलता में वृद्धि करने में भी सहायता करता है। नंबर 3, प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्था को सफल होने के लिए तथा प्रतियोगिता में टिके रहने के लिए बाहरी वातावरण के अनुरूप अपने अंदर निरंतर परिवर्तन करने पड़ते हैं तथा प्रबंध ही एकमात्र ऐसा साधन है जो कि इन सभी परिवर्तनों को व्यवसाय में सुविधाजनक पूर्ण से लागू करता है। प्रायः व्यवसाय में
कर्मचारी परिवर्तन का विरोध करते रहते हैं, परंतु यदि उन्हें परिवर्तन के बारे में भली भांति समझाया जाए तब उनकी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं तथा संस्था में परिवर्तन को स्वीकार कर अच्छे से कार्य करने में भी सक्षम हो सकते हैं। यह सब केवल उचित प्रबंध से ही संभव हो सकता है। अतः प्रबंध परिवर्तनों और गतिशीलता को अपनाने में सहायता करता है। नंबर 4, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एक संस्था में प्रबंधक मानवीय संसाधनों का इस प्रकार से नेतृत्व करता है कि वह संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ साथ कर्मचारियों के व्यक्तिगत लक्ष्यों को भी प्राप्त करता है। एक और जहां संगठन अधिकतम उत्पादन करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर इसमें कार्यरत व्यक्ति अधिक से अधिक कमाना चाहते हैं। कर्मचारी अधिक उत्पादन करके ही अच्छा कमा सकते हैं। अतः प्रबंधक संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। नंबर 5, प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। प्रिय विद्यार्थियों, किसी देश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने सीमित साधनों का प्रयोग कितने प्रभावी और कुशलतापूर्ण ढंग से कर रहा है। संसाधनों के कुशलतापूर्ण प्रबंध के द्वारा ही किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास एवं समृद्धि तथा सामान्य जनता की बेहतरी के लिए उचित और आवश्यक व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। अतः प्रबंध संगठन के विकास के साथ साथ समाज के विकास में भी सहायक होता है। प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है प्रबंध के स्तर। प्रबंध के स्तरों का अध्ययन करने से पूर्व आइए एक नज़र डालते हैं संगठन के स्तरों पर। एक संगठन अथवा संस्था में काम करने वाले सभी सदस्यों को हम 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहले प्रबंधकीय सदस्य यानी मैनेजरियल मेंबर्स और दूसरे अप्रबंधकीय सदस्य यानी नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। सबसे पहले प्रबंधकीय सदस्य मैनेजरियल मेंबर्स। एक संस्था में प्रबंधकीय सदस्यों में शामिल होते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसे हम सीईओ भी बोलते हैं, विभागीय प्रबंधक, डिपार्टमेंटल मैनेजर, पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर। इन सभी को प्रबंध के सदस्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी न किसी के लिए प्रबंध कर रहे होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी विभागीय प्रबंधकों का, विभागीय प्रबंधक पर्यवेक्षकों का और पर्यवेक्षक आगे श्रमिकों का प्रबंधन करते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, सभी सदस्य ऊपर से नीचे की ओर एक श्रृंखला के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा इस श्रृंखला को ही अधिकारों की श्रृंखला यानी चेन ऑफ अथॉरिटी भी कहा जाता है। इस तरह की श्रृंखला ऊपर से नीचे अनेक प्रबंध के पदों का निर्माण करती है, जिन्हें प्रबंध के स्तर कहते हैं। बच्चों, बात करते हैं अप्रबंधकीय सदस्यों की। अप्रबंधकीय सदस्यों की श्रेणी में श्रमिकों अर्थात वर्कर्स को शामिल किया जाता है। यह वे सदस्य होते हैं जो किसी काम पर प्रत्यक्ष रूप से लगे होते हैं। यह सदस्य जहां काम करते हैं उसे प्लेटफॉर्म क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि यह संगठन के अंतिम कड़ी के रूप में होते हैं, इसलिए इनके अधीन कोई अधीनस्थ नहीं होता, अतः इन्हें प्रबंधक नहीं कहा जा सकता तथा इसी कारण से इनकी गिनती प्रबंधकीय सदस्यों में न होकर अप्रबंधकीय स्तर की एक अलग श्रेणी में की जाती है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं प्रबंध के स्तर। प्रबंध के स्तर की वास्तव में कोई निश्चित संख्या नहीं होती। इनकी संख्या व्यवसाय की प्रकृति, आकार आदि घटकों के द्वारा निर्धारित होती है। हम जानते हैं कि संगठन में प्रत्येक व्यक्ति संबंधों की एक श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़ा होता है तथा किसी कार्य विशेष को पूरा करने के लिए ही उत्तरदायी होता है। इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ अधिकार दिए जाते हैं, जिन्हें निर्णय लेने का अधिकार कहा जाता है। अधिकारों तथा उत्तरदायित्व का यह संबंध अधिकारी एवं अधीनस्थ को एक दूसरे से जोड़े रखता है। इनके इन्हीं संबंधों के आधार पर प्रबंध के स्तरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, उच्च स्तरीय प्रबंध, टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा, मध्य स्तरीय प्रबंध, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तीसरा, निम्न स्तरीय अथवा पर्यवेक्षकीय प्रबंध या परिचालन प्रबंध। इसे लोअर लेवल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाए जाने वाले इसके विभिन्न अंगों को इस चित्र की सहायता से समझा जा सकता है। दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं प्रबंध के स्तरों को 3 भागों अर्थात उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध तथा निम्न स्तरीय प्रबंध अथवा पर्यवेक्षकीय प्रबंध में विभाजित किया गया है। बच्चों,
उच्च प्रबंधन में मुख्य रूप से संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, प्रबंध संचालक तथा मुख्य प्रबंधक को शामिल किया जाता है। प्रबंध के उच्च स्तर का कार्य मुख्य रूप से उद्देश्यों को निर्धारित करना, नीतियों को निर्धारित करना, संसाधनों को जुटाना एवं विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण करना व बजटों का अनुमोदन करना होता है। जबकि मध्य स्तरीय प्रबंध, जो कि उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत कार्य करता है, इसमें विभागीय प्रबंधक, उप विभागीय प्रबंधक तथा कार्यात्मक प्रबंधकों को शामिल किया जाता है, जिनका मुख्य कार्य उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई नीतियों की व्याख्या करना, विभाग के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की संख्या सुनिश्चित करना, संगठन में कार्य करने के लिए उचित निर्देश जारी करना, कर्मचारियों को समय समय पर अभिप्रेरित करना और उनके कार्य में समन्वय स्थापित करना आदि क्रियाएं शामिल की जाती हैं। अगला है निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षकीय स्तरीय प्रबंध। इसमें पर्यवेक्षक अथवा फोरमैन को शामिल किया जाता है। इनका कार्य उच्च और मध्य स्तरीय प्रबंध के द्वारा दिखाए गए निर्देशानुसार कर्मचारियों से कार्य लेने के लिए आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध करवाना है। यह लोग श्रमिकों की कठिनाइयों को उच्च अधिकारियों तक संप्रेषित करते हैं, कर्मचारियों को उचित और सुरक्षापूर्ण वातावरण सुनिश्चित करते हैं, श्रमिकों के साथ मानवीय संबंधों को विकसित करते हैं तथा उनकी ओर से सुझावों को भी उच्च स्तर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इन तीनों स्तरों को ही प्रबंध के उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंध कहा जाता है। इसमें नीचे की ओर के क्षेत्र को प्लेटफॉर्म एरिया या ग्राउंड लेवल कहा जाता है, जिसमें श्रमिकों तथा अप्रबंधकीय सदस्यों को शामिल किया जाता है। इस भाग को प्रबंध के स्तरों से अलग अप्रबंधकीय स्तर में शामिल किया जाता है, जहां श्रमिकों के द्वारा अंतिम क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। तो बच्चों, आज हमने इस अध्याय के भाग 1 में प्रबंध के अर्थ, विशेषताओं, उद्देश्यों, महत्व व स्तरों का अध्ययन किया। आशा है आपको समझ आया होगा। भाग 2 में हम इस अध्याय के बाकी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।